नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इकाई लागत निर्धारण विधि, यूनिट कॉस्टिंग मेथड। लागत निर्धारण की कई विधियां हैं, उनमें से एक विधि है इकाई लागत निर्धारण विधि। इकाई लागत निर्धारण विधि के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं की लागत निर्धारित की जाती है जिनकी उत्पादन की इकाइयां एक समान होती है। किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन जो समान इकाइयों में होता है, ऐसी वस्तु की लागत निर्धारण की विधि इकाई लागत निर्धारण विधि कहलाती है। इकाई लागत निर्धारण विधि की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि इसमें संपूर्ण उत्पादन की कुल लागत ज्ञात की जाती है कि जितना भी उत्पादन हुआ है, जितनी भी इकाइयों का उत्पादन किया गया है, उसकी कुल लागत कितनी है और प्रति इकाई लागत कितनी है। हम जो पहले चैप्टर में बात कर चुके हैं, जो सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें हमने बात की थी कि किसी वस्तु की लागत ज्ञात करने के लिए एक लागत विवरण पत्र स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाया जाता है। कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाया जाता है। तो किसी वस्तु की लागत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उस वस्तु में लगने वाला जो प्रत्यक्ष सामग्री है, डायरेक्ट मटेरियल है, उसको ज्ञात करते हैं, उसको लागत में सम्मिलित करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल प्रत्यक्ष सामग्री निर्मित वस्तु का अंग बन जाती है। किसी वस्तु के उत्पादन में जो मुख्य रूप से सामग्री काम में आती है, जो मुख्य पदार्थ काम में आता है, वो प्रत्यक्ष सामग्री कहलाती है। उसके बाद जो मजदूर वस्तु के उत्पादन में लगे हुए हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के उत्पादन में लगे हुए हैं, उन मजदूरों को चुकाई जाने वाली मजदूरी प्रत्यक्ष श्रम डायरेक्ट वेजेज कहलाती है। और अगर जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है उस वस्तु के संबंध में कोई प्रत्यक्ष खर्चे किए जा रहे हैं, जैसे रॉयल्टी है, कोई स्पेशल मशीन अगर किराए पे ली गई है वस्तु के निर्माण के लिए, या फिर कोई वस्तु की डिजाइन का के संबंध में खर्चा किया गया है, तो इस प्रकार के खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, जो उस वस्तु के निर्माण से सीधे संबंधित होते हैं। तो प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय, ये तीनों मिलाकर वस्तु की मूल लागत कहलाती है, प्राइम कॉस्ट कहलाती है। इसके अलावा जहां पर जिस कारखाने में उस वस्तु का निर्माण हो रहा है, उस कारखाने में कुछ अन्य व्यय भी होते हैं जो वस्तु के उत्पादन से सीधे संबंधित नहीं होते, कुछ अप्रत्यक्ष व्यय भी होते हैं जिनको ओवरहेड्स कहा जाता है। और कारखाने में होने वाले अप्रत्यक्ष खर्चों को फैक्ट्री ओवरहेड्स कहा जाता है। तो प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो कारखाना उपरिव्यय हैं, अगर उनको ऐड कर दिया जाए तो वस्तु की कारखाना लागत या फैक्ट्री कॉस्ट ज्ञात हो जाती है कि उस वस्तु के निर्माण में कारखाना तक की लागत कितनी आई है, कारखाना लागत कितनी आई है। अगर कारखाना लागत में प्रशासनिक खर्चे जोड़ दिए जाएं, प्रशासनिक या कार्यालय के खर्चे जोड़ दिए जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ओवरहेड्स अप्रत्यक्ष खर्चे हैं जो वस्तु के उत्पादन से सीधे संबंधित नहीं हैं, वस्तु के उत्पादन के लिए ही किए जाते हैं, वस्तु के उत्पादन से संबंधित होते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। तो अगर फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, कार्यालय के या फिर प्रशासनिक खर्चे जोड़ दिए जाएं तो वस्तु की उत्पादन लागत ज्ञात हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इस उत्पादित वस्तु को जब बेचा जाता है तो बेचने के संबंध में विक्रय और वितरण, उस वस्तु को ग्राहकों तक, डीलर्स तक पहुंचाने के लिए वितरण के जो खर्चे किए जाते हैं, वो खर्चे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वस्तु की उत्पादन लागत में ऐड कर दिए जाते हैं। वस्तु उत्पादित कर ली गई, जो वस्तु उत्पादित की गई है उसकी लागत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत कहलाती है। और जो उत्पादित की गई वस्तु को जब बेचा जाता है तो विक्रय के संबंध में और उस वस्तु को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए वितरण के संबंध में खर्चे किए जाते हैं, वो अगर ऐड कर दिए जाएं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय अगर ऐड कर दिए जाएं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो ये
टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की कुल लागत या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, विक्रय की लागत ज्ञात हो जाती है। और विक्रय की राशि में से जब विक्रय की लागत घटा दी जाती है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दी जाती है, तो प्रॉफिट ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये जो पहला चैप्टर है हमारी बुक लागत लेखांकन का, उसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या फिर कॉस्ट शीट बनाई जाती है। तो इस चैप्टर में इकाई लागत निर्धारण विधि, यूनिट कॉस्टिंग मेथड में भी हम जो इकाई की लागत ज्ञात करेंगे, इकाई की वस्तु की कुल लागत और प्रति इकाई लागत ज्ञात करेंगे, वो इसी कॉस्ट शीट के माध्यम से। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 30 सितंबर 2015 को समाप्त होने वाले अर्धवर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण वस्तु ए के उत्पादन से संबंधित है। तो एक वस्तु है ए, उसके संबंध में विवरण दिए गए हैं 30 सितंबर 2015 को समाप्त होने वाले अर्धवर्ष के लिए। तो 6 महीने का जो है विवरण दिया गया है आधे वर्ष के लिए। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, वस्तु के उत्पादन के लिए जो कच्चा माल खरीदा गया वो है 1,20,000 रुपए का। डायरेक्ट वेजेज, वस्तु के उत्पादन के संबंध में जो प्रत्यक्ष मजदूरी चुकाई गई वो है 1,00,000 रुपए की। रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस एंड वर्क्स एक्सपेंसेज, जो कारखाना है उसका किराया, दर, बीमा आदि के खर्चे हुए हैं 40,000 रुपए के। पार्ट है 2,000 रुपए का। कैरेज इनवार्ड, जब माल को कारखाने में मंगवाया जाता है तो उसके संबंध में जो भाड़ा चुकाया जाता है वो है कैरेज इनवार्ड 2,000 रुपए का। स्टॉक 1 अप्रैल 2015, वर्ष के शुरुआत का स्टॉक दिया गया, ओपनिंग स्टॉक दिया गया। रॉ मटेरियल्स है 20,000 रुपए की और फिनिश्ड प्रोडक्ट है 4,000 टन। फिनिश्ड प्रोडक्ट की क्वांटिटी दी गई है, अमाउंट नहीं दिया गया है। 4,000 टन का फिनिश्ड प्रोडक्ट है। स्टॉक 30 सितंबर 2015, 30 सितंबर 2015 यानी जो अर्धवर्ष समाप्त हो रहा है उसका क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। रॉ मटेरियल का 22,000 रुपए का और फिनिश्ड प्रोडक्ट है 8,000 टन। क्वांटिटी दी गई है फिनिश्ड प्रोडक्ट के क्लोजिंग स्टॉक की। वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि अर्धनिर्मित माल, 1/4/2015 ओपनिंग स्टॉक दिया गया वर्क इन प्रोग्रेस का 4,800 का। वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 16,000 रुपए का। वर्क इन प्रोग्रेस या अर्धनिर्मित माल, उत्पादन कार्य कारखाने में निरंतर चलता रहता है। तो जब वर्ष के अंत में पुस्तकें बंद की जाती है उस समय कुछ माल अर्धनिर्मित रह जाता है, वो यानी कि उस पर पूरी प्रोसेसिंग नहीं हो पाती, वो पूरा निर्मित नहीं हो पाता। तो वर्ष के अंत में कुछ माल जो है अर्धनिर्मित रह जाता है, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन, कारखाने का अधीक्षण, कारखाने का सुपरविजन का जो खर्चा है वो है 8,000 रुपए का। सेल्स, विक्रय की राशि दी गई है। फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो माल तैयार किया जाता है उसकी बिक्री की गई है, 3 लाख रुपए की बिक्री है। विक्रय उपरिव्यय 50 पैसे प्रति टन बिका हुआ के हिसाब से लगाए जाते हैं। जो माल बेचा गया है, बेचे गए माल पर जो माल की बिक्री हुई है उस पर विक्रय के खर्चे 50 पैसे प्रति टन के हिसाब से लगाए गए। अर्धवर्ष में वस्तु का उत्पादन 64,000 टन हुआ। 64,000 टन का उत्पादन किया गया। 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2015 तक 64,000 टन वस्तु का उत्पादन किया गया। ज्ञात कीजिए उत्पादन की कुल लागत, जो माल उत्पादित किया गया है 64,000 टन, उसकी कुल लागत, टोटल कॉस्ट क्या आई है। प्रति टन लागत, कॉस्ट पर टन ज्ञात करनी है और वस्तु का प्रति टन शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट पर टन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कुल लागत ज्ञात करनी है तो हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। आउटपुट है 64,000 टन्स। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड,
क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया गया है कि जो कच्ची सामग्री है वो कितनी खरीदी गई, कितने रुपए खरीदी गई, उसका ओपनिंग स्टॉक क्या था और क्लोजिंग स्टॉक क्या था वो दिया गया है। तो हमको कितना माल कंज्यूम किया गया 64,000 टन वस्तु का उत्पादन में, वो हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,20,000 का रॉ मटेरियल परचेज किया गया है। ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे रॉ मटेरियल का। ओपनिंग स्टॉक है 20,000 का, 20,000 का ओपनिंग स्टॉक है। 1,40,000 रुपए का कुल मिलाकर रॉ मटेरियल था 6 महीने में। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक के रूप में बचा है 22,000 का रॉ मटेरियल, अर्धवर्ष के अंत में बचा है। तो 22,000 लेस कर देंगे। 1,20,000 का मटेरियल परचेज किया, पहले से 20,000 का रॉ मटेरियल था, कुल मिलाकर 1,40,000 का रॉ मटेरियल हो गया, जिसमें से 22,000 रुपए का रॉ मटेरियल बचा है 6 माह के अंत में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,40,000 में से 22,000 का मटेरियल बचा है, तो 1,18,000 रुपए का रॉ मटेरियल काम में ले लिया गया। 1,18,000 रुपए का रॉ मटेरियल जो है कंज्यूम कर लिया गया 64,000 टन उत्पादन में, वस्तु ए का जो उत्पादन किया गया उसमें। डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट वेजेज ऐड कर देंगे। डायरेक्ट वेजेज ऐड करेंगे, डायरेक्ट वेजेज है 1,00,000 रुपए की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए नहीं है, तो प्राइम कॉस्ट है 2,18,000 रुपए की। क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस दिया गया है, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया हो तो वर्क इन प्रोग्रेस को हम जो है वस्तु की मूल लागत में एडजस्ट करते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब हुआ कि अर्धनिर्मित माल। तो अर्धनिर्मित माल का मतलब हुआ कि इसमें कुछ मटेरियल भी लगा हुआ है और कुछ मजदूरी भी लगी हुई है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई फर्नीचर बनाया जा रहा हो, कोई लकड़ी की चेयर बनाई जा रही है और वो अर्धनिर्मित रह गई, तो उसमें कुछ लकड़ी लगी हुई है डायरेक्ट मटेरियल के रूप में, और उस पर कुछ मजदूरी, कुछ काम भी हुआ है, तो कुछ मजदूरी भी उसमें सम्मिलित है। तो जो वर्क इन प्रोग्रेस है, जो अर्धनिर्मित माल है, उसको हम मूल लागत में एडजस्ट करते हैं, मूल लागत पर इसका मूल्यांकन करते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक है 1 अप्रैल 2015 को 4,800 रुपए का, यानी कि जब यह वर्ष प्रारंभ हुआ तो 4,800 रुपए का अर्धनिर्मित माल पड़ा था, और अब वो माल इन 6 महीनों में कंप्लीट कर लिया गया है, फिनिश प्रोडक्ट में वो परिवर्तित हो गया है। वर्क इन प्रोग्रेस को, अर्धनिर्मित माल को अब जो है तैयार कर लिया गया है, तो उसको तो हम ऐड कर देंगे। यानी कि जो भी वस्तु के उत्पादन की लागत आई है 2,18,000 रुपए, मूल लागत आई है, उसमें वर्क इन प्रोग्रेस के 4,800 रुपए और ऐड कर देंगे जो ओपनिंग स्टॉक है। यानी कि अब ये 4,800 रुपए का माल भी अब बनकर तैयार हो चुका होगा इन 6 महीनों में, तो ये ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 4,800 रुपए। तो 4,800 रुपए का वर्क इन प्रोग्रेस शुरुआत में था, और 2,18,000 रुपए का और माल लगा, 2,18,000 रुपए का सामग्री और श्रम और लगा, तो कुल मिलाकर 2,22,800 रुपए का कुल मिलाकर जो है सामग्री और श्रम का खर्चा हुआ है। और इसमें से लेस कर देंगे। वर्ष के अंत में कुछ माल ऐसा है जो अभी तक अर्धनिर्मित है, पूरा तैयार नहीं हुआ है, तो 16,000 रुपए का माल अभी भी जो है वर्क इन प्रोग्रेस में है, अर्धनिर्मित है, तो उसको हम घटा देंगे क्लोजिंग स्टॉक। ₹2,22,800 रुपए का कुल मिलाकर सामग्री और मजदूरी लगी थी, जिसमें से 16,800 रुपए का माल अर्धनिर्मित पड़ा है। तो जो माल 16,000 रुपए का माल अर्धनिर्मित है, तो जो माल तैयार हुआ है, तो 64,000 टन माल तैयार हुआ है, उसके लिए सामग्री और श्रम का खर्चा हुआ है 2,22,800 में से 2,22,800 में से 16,000 घटा देंगे, तो 2,06,800 रुपए का जो है सामग्री और श्रम लगा है 64,000 टन माल के उत्पादन में।
इसको हम प्राइम कॉस्ट कहेंगे, मूल लागत। तो 2,06,800 की प्राइम कॉस्ट है। इसके बाद प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे। कारखाने में वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है तो वहां पर जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज है वो वस्तु की मूल लागत कहलाती है, और कारखाने में जो अन्य खर्चे हो रहे हैं, जो अप्रत्यक्ष खर्चे हैं, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं। कारखाना उपरिव्यय, कारखाना के अप्रत्यक्ष खर्चे, इनको भी वस्तु की मूल लागत में ऐड कर दिया जाता है। तो देखिए कौन कौन से फैक्ट्री ओवरहेड्स है। रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस एंड वर्क्स एक्सपेंसेस। रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस एंड वर्क्स एक्सपेंसेज, ये हैं 40,000 रुपए के। ये है 40,000 रुपए के। इसके बाद कैरेज इनवार्ड, कैरेज इनवार्ड है 2,000 का। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन, फैक्ट्री के सुपरविजन का जो खर्चा है वो फैक्ट्री ओवरहेड है 8,000 रुपए का। तो ये सारे खर्चे कारखाना उपरिव्यय कहलाएंगे। 50,000 रुपए के कारखाना उपरिव्यय हैं। तो वस्तु की मूल लागत में 50,000 रुपए के कारखाना उपरिव्यय जोड़ दिए जाएंगे तो 2,56,800 जो है फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। इस क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, प्रशासनिक और कार्यालय उपरिव्यय नहीं दिए गए हैं। अगर प्रशासनिक और कार्यालय उपरिव्यय भी दिए होते तो फिर फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड्स ऐड किए जाते और उसके बाद जो है वस्तु की उत्पादन लागत ज्ञात होती। जो वस्तु उत्पादित की गई है, जो 64,000 टन माल उत्पादित किया गया है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत ज्ञात होती। लेकिन अब फैक्ट्री कॉस्ट को ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मानना पड़ेगा। जो वस्तु की उत्पादन की लागत है वो आई है 2,56,800 रुपए की। पूछा है उत्पादन की कुल लागत, तो उत्पादन की कुल लागत है 2,56,800 रुपए। दूसरा पूछा है प्रति टन लागत, प्रति टन लागत कितनी है। तो 64,000 टन वस्तु का उत्पादन किया गया है तो प्रति टन लागत क्या होगी। तो इधर दिखा देते हैं, कॉस्ट पर टन, एक कॉस्ट पर टन का एक कॉलम भी बनाया जा सकता है, या फिर हम इसको इधर दिखा देते हैं कॉस्ट पर टन। कॉस्ट पर टन होगी 2,56,800। अलग से कॉस्ट पर टन दिखा सकते हैं। 2,56,800 में 64,000 का भाग लगा देंगे, यानी 64,000 टन माल उत्पादन करने में 2,56,800 रुपए की कॉस्ट आई है। तो पर टन कॉस्ट क्या हो जाएगी, 2,56,800 में 64,000 का भाग लगा देंगे तो ये आता है 4.0125 रुपीज पर टन। तो कॉस्ट पर टन आ रही है 4.0125 रुपीज पर टन। कॉस्ट पर टन ज्ञात होगी। अब क्वेश्चन में फिनिश्ड प्रोडक्ट का ओपनिंग स्टॉक और फिनिश्ड प्रोडक्ट का क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। 2,56,800 रुपए का माल बनाया गया है। 64,000 टन माल जो उत्पादित किया गया है, वस्तु जो बनाई गई है, उसकी लागत है 2,56,800 रुपए। और पर टन, एक टन की लागत आती है 4 रुपए 1 पैसा, लगभग 4.0125 रुपीज। 2,56,800 रुपए का माल उत्पादित किया गया 6 महीनों में और 4,000 टन माल पहले से पड़ा था। तो इस 4,000 टन माल को ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो माल उत्पादित हुआ है, 64,000 टन माल उत्पादन हुआ है, उसमें 2,56,800 में जो माल पहले से पड़ा है 4,000 टन माल, उसको ऐड कर देंगे। और इस 4,000 टन की वैल्यू हम क्या लेंगे, पर टन कॉस्ट आती है
4.0125, तो 4000 टन को 4.0125 रुपये से गुणा कर देंगे। 4000 टन माल पहले से है और पर टन कॉस्ट आती है 4 रुपया कुछ पैसे, तो 4000 को गुणा करेंगे 4.0125 से, तो ये आता है 16,050 रुपये, यानी कि 16,050 रुपये का माल पहले से तैयार माल फिनिश प्रोडक्ट ओपनिंग स्टॉक के रूप में पड़ा था, और 2,56,800 रुपये का माल इन 6 महीनों में बनाया गया है। तो 2,56,800 और 16,050 ऐड कर देंगे तो 2,72,850 रुपये का कुल मिलाकर माल इन 6 महीनों में था। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक के रूप में कुछ माल बच गया जो बिका नहीं। क्लोजिंग स्टॉक बचा है 8,000 टन। 8,000 टन का क्लोजिंग स्टॉक बचा है फिनिश प्रोडक्ट का, और इसका मूल्यांकन हम करेंगे 4.0125 रुपीज से, क्योंकि पर टन कॉस्ट यही है। तो 8,000 टन जो माल बचा हुआ है उसकी लागत है 4.0125 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32,100 रुपए का माल क्लोजिंग स्टॉक के रूप में फिनिश प्रोडक्ट बच गया है। तो कुल मिलाकर जो फिनिश प्रोडक्ट था इन 6 महीनों में ओपनिंग स्टॉक समेत वो था 2,72,850 का, जिसमें से 32,100 रुपए का माल क्लोजिंग स्टॉक के रूप में बचा हुआ है। तो 2,72,850 में से 32,100 घटा देंगे तो जो माल बेचा है उसकी लागत आ रही है 2,40,750। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा गया है, कितना माल बेचा गया है? गुड्स सोल्ड इन टन्स। देखिए प्रोडक्शन हुआ है 64,000 टन का, ऐड ओपनिंग स्टॉक 4,000 टन का ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, यानी कुल मिलाकर 68,000 टन माल था इन 6 महीनों में, जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक के रूप में यानी कि वर्ष के अंत में केवल 8,000 टन माल बचा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 68,000 में से 8,000 टन घटा देते हैं तो 60,000 टन माल की बिक्री कर दी गई है। सेल्स जो हुई है टन्स में वो हुई है 60,000 टन की। तो 60,000 टन की सेल्स हुई है, और जो सेल्स हुई है वो हुई है 3 लाख रुपए की। और जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो माल बेचा गया है उसकी लागत है 2 लाख, बेचे गए माल की लागत, जो माल बेचा गया उसकी लागत आई है 2,40,750 रुपए। और जब इस माल को बेचा गया तो इसके संबंध में कुछ विक्रय उपरिव्यय भी किए गए, तो सेलिंग ओवरहेड्स किए गए। तो सेलिंग ओवरहेड्स कितने होंगे? लिखा गया विक्रय उपरिव्यय 50 पैसे प्रति टन बिका हुआ। जो माल बेचा गया है 60,000 टन माल बेचा गया है, 64,000 टन का उत्पादन हुआ, 4,000 टन पहले से था, कुल मिलाकर 68,000 टन माल था, जिसमें से 8,000 टन क्लोजिंग स्टॉक के रूप में बचा हुआ है, यानी कि जो माल बेचा है वो 60,000 टन बेचा है। तो 60,000 टन माल बेचा हुआ है, और जो माल बेचा है उस पर 50 पैसे प्रति टन के हिसाब से विक्रय के खर्चे हुए हैं, सेलिंग ओवरहेड्स हुए हैं। तो सेलिंग ओवरहेड्स हो जाएंगे 60,000 इंटू 0.5, 30,000 रुपए के सेलिंग ओवरहेड्स हुए हैं। तो बेचे गए माल की लागत में सेलिंग ओवरहेड्स ऐड कर देंगे, क्योंकि जो माल 60,000 टन बेचा है उसको बेचने के संबंध में विक्रय उपरिव्यय हुए हैं 30,000 रुपए के। तो कुल मिलाकर जो टोटल कॉस्ट आई है, जो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो आई है 2,70,750 रुपए की। 2,40,750 में 30,000 रुपए सेलिंग ओवरहेड्स के ऐड किए तो 2,70,750 रुपए की कॉस्ट ऑफ सेल्स आई है। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है 2,70,000। जो माल बेचा है 60,000 टन उसकी कुल मिलाकर लागत आई है 2,70,750 रुपए की। इसको एक बार मिटा देते हैं यहां से। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं यहां पर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कहें कॉस्ट ऑफ सेल्स
बिक्री की लागत आई है, कुल मिलाकर बेचे गए माल की लागत है 2,70,750 रुपए और सेल्स है 3 लाख रुपए की। तो नेट प्रॉफिट हुआ 2,70,750 रुपए लागत आई 60,000 टन माल को बेचने पर, इसको 3 लाख रुपए में बेचा गया है। तो 3 लाख में से 2,70,750 लेस करेंगे तो आता है 29,250 रुपए। ए और बी से इनको रिप्रेजेंट कर देंगे, नेट प्रॉफिट आएगा बी माइनस ए, 29,250 रुपए का नेट प्रॉफिट है। क्वेश्चन में पूछा है तीसरा कि वस्तु का प्रति टन शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट पर टन। तो नेट प्रॉफिट पर टन आएगा 29,250 रुपए का नेट प्रॉफिट है और 60,000 टन माल बेचा हुआ है। तो 29,250 में 60,000 का भाग लगा दिया जाएगा, तो नेट प्रॉफिट आ रहा है 0.4875, यानी कि 49 पैसे पर टन लगभग शुद्ध लाभ हुआ है प्रति टन। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।